दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अब कम समय में, एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, किन एरिया पे फोकस करके आप जीएस में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। इसमें कुछ कम दिख रहा तो हम बोलेंगे, उससे आप काम चला लीजिएगा। तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो शुरू करते हैं। तमिलनाडु का इसका मिला दीजिए। तमिलनाडु में कौन है? डोडा बेट्टा है। तो ये दो चोटियाँ प्रमुख रूप से पूछता है। एक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाईमुडी है। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब आंसर आप अनाईमुडी लगाइएगा, जो अन्नामलाई पर्वतमाला में आती है। लेकिन ये पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तब भी अनाईमुडी आप लगाओगे। लेकिन जब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन सी है? वो डोडा बेट्टा है। यही नीलगिरी हिल्स पर, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में फैली हुई है, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे टोडा जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे क्वेश्चन जनजाति वाला भी आया है, तो इससे आपने मिलवा दिया। नागालैंड में सारामती है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सारामती है, इसको मिला दिया। अब राजस्थान पे आइए और मध्य प्रदेश पे आइए। तो राजस्थान अरावली हिल्स, और अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहले जब भी अगर आपको अब कंफ्यूज हो रहे हो तो इसी को मिला के देखिए क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है। तमिलनाडु का आपने डोडा बेटा एक अचार केवल इस सी वाले ऑप्शन में है और किसी में है नहीं। एक अचार बी का तीर, यानी बी में कौन? राजस्थान। राजस्थान में आपको पता गुरु शिखर है। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर माउंट आबू स्थित है, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है। तो ये सब फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, पूछे जा सकते हैं। नागालैंड की बताई दिए सरामती, और मध्य प्रदेश की कौन? ये धूपगढ़ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको सीख क्या लेना है कि जो भारत की जितनी भी चोटियाँ हैं, चाहे हिमालय पर्वतमाला की हों या मध्य भारत की हों, दक्षिण भारत की हों, पूर्वोत्तर भारत की हों, हिल्स, चोटियाँ, दर्रे, झरने, जलप्रपात, इन सब को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर जब पेपर आपका हो रहा होगा, 29 तारीख को पेपर है, तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला फसलों से क्वेश्चन। फसल की या तो नस्ल से पूछे जाते हैं, या उनका उत्तर प्रदेश या इंडिया का ऑर्डर क्या है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वैरायटी से पूछे जाते हैं, या फिर कौन खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल कौन सी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। ध्यान से यहाँ जल्दबाजी मत करना कि खरीफ देख के ही टिक मार दिए पहला ही ऑप्शन या दूसरा। यहाँ पूछ रहा खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, मतलब रबी की फसल पूछ रहा। और रबी की फसल का मतलब हुआ वे फसलें जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, लेकिन उसकी कटाई मार्च अप्रैल मई तक होती रहती है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? रबी की फसल कहा जाता। यानी आप दिमाग में बैठा लीजिए, होली या इसके आसपास जिन फसलों की कटाई होती है उसी को रबी फसल कहा जाता। और इसमें देखिए क्या अरहर की कटाई होती? नहीं, ठंड के हल्क सीजन में अरहर की कटाई होती है। कपास की भी नहीं होती, सोयाबीन भी नहीं होती। तो कपास, सोयाबीन, अरहर ये किसकी हैं? एक खरीफ की फसल हैं। तो यहाँ पर आपका मसूर आप देखते हो जब गेहूँ, मटर, चना, सरसों ये कटता है, उसी के साथ अरहर की भी, वो मसूर की भी कटाई होती। तो मसूर किसकी फसल है? मसूर एक प्रकार की रबी की फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला फिर जनजाति। तो आप लोग
एक तो विश्व की जनजाति प्रमुख रूप से देख लो, विश्व की जनजाति से क्वेश्चन आएगा। अगर विश्व की जनजाति से नहीं आया तो भारत की जनजाति से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 2 टॉपिक से अच्छे से आप अभी कर सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। थारू जनजाति, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पाई जाती है। तो ये 1 का मिला दीजिए 3 से। टोडा जनजाति अभी हमने कहा नीलगिरी हिल्स पे पाई जाती है, तमिलनाडु का हो जाएगा। उसके बाद गोंड जो जनजाति है, ये गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका मध्य प्रदेश हो गया। संथाल यानी संथाल जो एक विद्रोह भी हुआ है झारखंड वाले यानी सिंह भूमि वाले क्षेत्र में, तो उससे भी आप इसको ध्यान कर सकते हो। झारखंड में एक संथाल परगना भी था। तो ये संथाल कहाँ? झारखंड। तो भारत की जनजाति आप अच्छे से कवर करिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसका मिलाएं तो आपका क्या हुआ? थारू उत्तराखंड 1 का 3 देख लीजिए, 1 हिस्से आपका क्या हो गया, यानी पूरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन एक करंट का है, ये तब पेपर पूछा था तो अब नहीं पूछेगा। आपके करंट के अफेयर्स के लिए हमने लर्निंग बाय एपी सर चैनल पे ही 4 वीडियो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की डाल रखी हैं, और जो 2 वीडियो हैं वो किसकी? यूपी की करंट अफेयर्स की डाल रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को देख लीजिए। उसके बाहर अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीएससी के, उसके बाहर करंट अफेयर्स ना पूछा गया है ना आगे पूछा जाएगा। आप जाके उस वीडियो को एक बार देखिए, तो फिर पेपर देखने के बाद फिर से आप वीडियो मिलान करिएगा कि उससे आया कि नहीं आया, तो उसको आप देख लीजिए। इसकी पीडीएफ या करंट अफेयर्स की आपको चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे, लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे हमने करंट अफेयर्स की पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो आप पीडीएफ से भी तैयार कर सकते हैं। यूपी वाली करंट अफेयर्स और साथ में नेशनल व इंटरनेशनल दोनों। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला अब आपको नहीं देखना है क्योंकि ये पुराना हो चुका। आगे आइए, अगला ये पूछा है 6 सितंबर 1947 को स्थापित पुनर्वासन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया था? तो आपको पता है कि जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे कौन थे? केसी नियोगी साहब। तो केसी नियोगी साहब को ही इसका भी जब 1947 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष पुनर्वासन मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे। तो इसका आंसर केसी नियोगी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बनाए गए थे? तो ये उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनाए गए थे। तो ये अन्य फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला ये बुक, प्राचीन काल या मध्यकालीन में बुक्स जरूर तैयार करके जाइएगा। प्राचीन भारत व मध्यकालीन बुक्स से मिलान वाला क्वेश्चन या सीधे पूछ लेगा कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए इसमें देख लेते हैं। किरार तार्जुनियम ये भारवी की पुस्तक है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की पुस्तक है। 10 कुमार चरितम दांडिन की पुस्तक है। दांडी और बुद्ध चरित अश्वघोष की पुस्तक है। तो ये इसका आपने क्या कर दिया? मिलान। 1 का 3 हो गया, और 10 कुमार चरितम यानी किसकी? दंडी की थी। बी का पहला, 1 का 3, बी का पहला, एक ही ऑप्शन है कौन? बी वाला। फिलहाल के लिए बाकी याद रखिए। अगला पूछ रहा, लाभ का पद शब्द परिभाषित किया गया है। लाभ का पद परिभाषित किया गया, ये ध्यान दीजिएगा, लाभ के पद को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि 2005 का ये जया बच्चन केस और 2001 का 2 केस आए, प्रदुप्त बारदोलाई केस और 2005 का ये कौन सा? जया बच्चन केस। इन दोनों केसों में जो लाभ का पद है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिफाइन किया गया और बताया गया कि लाभ का पद क्या आएगा, क्या लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको डिफाइन किया गया, बल्कि संविधान में कहीं पर भी लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है। अगला, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? अगर ये झील के किनारे शब्द न लगाता तब सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछता, सबसे प्राचीन कृषि वाला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अभी तक जो जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ को माना जाता, लेकिन संत कबीर नगर में
ही स्थित अब नया स्थल लहुरा देव हो गया है। तो अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दिया हो तो आप लहुरा देव लगाइएगा। लेकिन यहाँ मेन पेज क्या झील के किनारे लिख दिया, तो चूंकि ये दोनों स्थल झील के किनारे नहीं स्थित है तो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कहाँ, बिहार के चिरांद से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी किसके द्वारा की जाती है, तो कार्यवाहक न्यायाधीश की बात संविधान के अनुच्छेद 126 में की गई है और संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाकी इसमें सही नहीं है। अगला यूपी स्पेशल का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और स्टैटिक है। महोबा के पास एक बृहद तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों और राजवासिनी नगर का निर्माण चंदेल राजा ने करवाया था, उसका नाम क्या था, तो उस राजा का नाम था राहिल। राहिल के द्वारा ये यानी अजयगढ़ और महोबा में मंदिर राजवासिनी नगर ये बसाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राहिल सी आंसर हो जाएगा। अगला वाला 5 स्टार तब की योजना थी, अब इसको काट दीजिए, अब ये नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत पुराना 2 साल पुराना का करंट अफेयर्स है। फिर देखो चोटियाँ, देखो कितना इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन चोटियाँ, एक जनजाति, तो चोटियाँ पर्वतमालाएं ये तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। जैसे नोक्रेक किसकी है, मेघालय। गारो खासी जयंतिया, खासी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नोक्रेक, जो मेघालय में आती है। कई बार ये गारो खासी जयंतिया मिकिर, इनका पश्चिम से पूर्व आर्डर भी पूछ लेता है। तो ये गारो हो गया, एक खासी हो गया, यानी ये गारो हो गया, एक खासी हो गया, गारो खासी ये जयंतिया हो गया, ये मिकिर, पश्चिम से पूर्व इनका आर्डर भी है। मेघालय में स्थित ये चोटियाँ हैं। अगस्त्य मलाई केरल में है, अगस्त्य मलाई कहाँ, केरल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो इसका आपने मिला दिया, तो इसका यानी नोक्रेक मेघालय 1 का 4 और उसके बाद फिर देखिए बी का 3, 1 का 4, बी का 3 और सी का पहला, यानी पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पहला। तो आपका पीछे भी बताइए, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इन करंट अफेयर्स है, इसको भी अब आपको नहीं देखना है, यानी आप वर्तमान वाला करंट देखना है। अगला, लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध किससे है, तो ये आपका पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से है। समझो, जब कोई भी आप उद्योग लगाते हो या कोई भी अन्य इंडस्ट्री स्थापित करते हो तो उससे क्या होता है, बहुत सारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ही क्यों ना रहा हो। तो उसके पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इस 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया कि कोई भी परियोजना लागू की जाएगी तो उसके पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये अलग से भी पूछा जा सकता किसके अंतर्गत ये किया जाता, तो इसी के अंतर्गत लियोपोल्ड मैट्रिक्स को अपनाया जाता जो पर्यावरण प्रभाव आकलन की विधि से संबंधित है। अगला फिर ये करंट अफेयर्स, यानी ये कौन जीता, तो ये 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन होते हैं, विंबलडन ओपन होते हैं, फिर यूएस ओपन होते हैं। अभी 2022 वाले ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन हो चुके, इसका हमने अपने वीडियो में शामिल कर लिया। पिछले भी 2 शामिल कर लिए हैं, जो यूएस और ये फ्रेंच ओपन हुए हैं, वो विंबलडन ओपन हुए। तो ये 4 को आप तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला, राज्यों को राजस्व का भाग किससे मिलता है, तो राज्यों को राजस्व का भाग किससे मिलता है, तो पहला आयकर नहीं, आयकर के अधिभार से अधिभार केंद्र सरकार पूरा रखता है, आयकर भी केंद्र सरकार वसूलती है। राज्यों को यानी कह रहा स्टेट को हिस्सा किससे प्राप्त होता है, यहाँ ये उत्पादन कर से, ये भी नहीं उत्पादन, यहाँ सीमा शुल्क राजस्व से, जो सीमा शुल्क राजस्व होता है इससे राज्यों को हिस्सा प्राप्त होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला फिर करंट का है, तो ये भी आप काट दीजिए, पुराना करंट हो चुका, अब नहीं पूछेगा। आगे, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त संसद की बात किया जाए तो आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया संविधान के, और 108 के अनुसार जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी वाला। अगला फिर प्राचीन, हमने ये देखा कि ट्रेंड कई पेपरों का देखा है कि इस समय मध्यकालीन और आधुनिक या प्राचीन जो नगर रहे हैं उनका आज के समय क्या नाम है, उनका सुमेलित पूछा जा रहा है। तो इसमें भी पूछा गया, देखते हैं। महोदय नगर कन्नौज को कहा जाता था, दसपुर मंदसौर को कहा जाता था, बनवासी तलकर या तलकाड़ को कहा जाता था। ये भी सही है, लेकिन इसमें पहला वाला ये गलत है। इसी पत्तन सारनाथ को नहीं कहा जाता था। ये क्या है? गलत है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी महोदय या कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता था। बनवासी ये कर्नाटक में है, तो बनवासी तलकाड़ यानी बनवासी तल, जो बनवासी प्राचीन नगर था कर्नाटक का, उसे आज के संदर्भ में तलकाड़ कहा जाता है। उसके बाद दसपुर को मंदसौर कहा जाता है, लेकिन जो इसी पत्तन है आज के समय इसके क्या कहा जाता? वाराणसी के नाम से जाना जाता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी विधि निर्माण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संसद कर सकती है। ये है आर्टिकल 253। आर्टिकल 252 की बात किया जाए तो 52 का मतलब हुआ जब भी 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट उनके लिए कॉमन कानून बना दे, तो ऐसी कंडीशन में कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास राज सूची के विषय पर आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, राज सूची के, वैसे राज सूची पर कानून बनाने की पावर किसके पास होती है? राज्य सरकारों के पास होती है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के रिक्वेस्ट पर संघ यानी संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। दूसरा 253 जो इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है, उसको लागू कराना है तो ऐसी कंडीशन में भी पार्लियामेंट कानून राज सूची के विषय पर भी बना सकती है। इसके अलावा यहाँ आर्टिकल 249 एक काम का है। 249 किसकी? आर्टिकल 249 किसकी बात करता है? अगर राज्यसभा के द्वारा कितना 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में राज सूची के विषय पर संसद के पास ये पावर आ जाती है कि वो कानून बना सकती है। इसी प्रकार का एक आर्टिकल 312 है। 312 में भी कहा गया अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा कोई प्रस्ताव का अनुमोदन कर देती है, पारित कर देती है, तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। और ये 312 में उल्लेख किया गया। तो अब बात आती नई अखिल भारतीय सेवा कौन कौन है? एक IAS है, और उसके बाद IPS है, और उसके बाद IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो 1966 में ऐड की गई है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है कि इंडियन फॉरेन सर्विस इसको मान लो नहीं, ये फॉरेस्ट वाली है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो इन 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा कहा जाता, और यही बात किसमें उल्लेख की गई है? यही बात 312 में उल्लेख की गई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित। अगला, संसद सदस्य की निरर्हता यानी डिसक्वालीफाइड से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो संसद, अगर पार्लियामेंट यहाँ पूछा है, संसद के सदस्यों की निरर्हता का बात आती है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाती कि वो इसके बारे में यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन आयुक्त है, इसकी सलाह से क्या कर सकता है? उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ये इसका आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर लोकसभा की बात आती, लोकसभा के सदस्यों की निरर्हता कौन तय करता? तब लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की दशा में राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके द्वारा ये तय किया जाता है। अगला, दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है का लेखक कौन है? तो दास्तान मजाहिब का लेखक मोहसिन कौन है? मोहसिन फलानी है, मोहसिन फलानी। तो ये मोहसिन फलानी, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
अगला, सोयाबीन के बीज में पाया जाता है, यानी बताना है कि सोयाबीन के बीज में कितना प्रोटीन और कितना ऑयल तेल पाया जाता है। तो 40 और 20 का रेशियो होता है। 40% प्रोटीन और 20% जो सोयाबीन का ये बीज होते हैं, इनमें 40% प्रोटीन व 20% क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। इसी प्रकार अब आपका काम क्या है कि सरसों का याद कर लीजिए, हाँ, सोयाबीन के साथ मूंगफली का याद कर लीजिए। 3-4 फसलों का जो मेजर रूप से जिससे तेल निकाला जाता है उनका। अलसी का याद कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अगला, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर होता था? तो कृषक को अपनी निजी भूमि पर क्या, केवल भूमि के रेहन रखने का अधिकार होता था। तो इसका आंसर केवल ओनली 1 हो जाएगा। अगला, मक्का, सरसों, मूंग फसल की फसल चक्र सघनता। तो यहाँ मक्का हो गया, सरसों हो गया, मूंग हो गया, 3 प्रमुख रूप से फसलें हो गई। 3 × 100 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 300% इसकी क्या आ जाएगी, फसल गहनता आ जाएगी। आगे आइए, संसद सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय। अच्छा, ये तो हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। आगे तो ये आपके क्या थे, 25 सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, सारे हो गए कि कोई छूटा है? 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, सारे हो गए, क्योंकि आप ये आर्डर आगे पीछे हो गया था, तो सारे क्वेश्चन ये हो गए। ये अगर आपको PDF चाहिए तो लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।